नमस्कार, मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल रहकर अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से और नियमित रूप से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था पर हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम संविधान और संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने बहुत सारे अधिनियमों का अध्ययन किया है और अधिनियमों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान संविधान की यह रीढ़ की हड्डी है। 1935 का भारत शासन अधिनियम वर्तमान भारतीय संविधान का आधार स्तंभ है, नींव का पत्थर है, कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम 1935 के भारत शासन अधिनियम का अध्ययन करें उसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब तक जो मेरे लगभग 20-21 वीडियो YouTube पर अपलोड हुए हैं, आप उन सभी का सुने, उन सभी का अनुसरण करें, क्योंकि इन वीडियो में हमने एक लंबी संवैधानिक विकास की यात्रा की है। हमने 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब से लेकर वे तमाम अधिनियम विस्तार से पढ़े हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 4 चार्टर एक्ट हमने पढ़े, 1813, 1793, 1813, 1833 और 1853। फिर बाद में हमने जब शासन की बागडोर ताज के हाथों में पहुंच गई, राज का शासन चालू हो गया, क्राउन का शासन चालू हो गया, तब से लेकर फिर हमने भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा। फिर उसके बाद 1861, 1873, 1876, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का माल्य मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है और बहुत आसानी से इस तरीके से समझाया है कि वह सब आपको याद हो जाएं। इसलिए मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लगातार सुने, अंत तक सुने और क्रमबद्ध रूप से सुने, ताकि एक से एक कड़ी जो जुड़ती जा रही है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। चलिए हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक लंबा अधिनियम था, बहुत जटिल अधिनियम था। इसका आकार भी बहुत बड़ा था और इसमें से 2/3 भाग वर्तमान भारतीय संविधान में लिया गया है। अतः सभी परीक्षाओं की दृष्टि से 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज का वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुने, अंत तक सुने। 1935 के भारत शासन अधिनियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसा कि मेरा तरीका रहा है। तो आज के इस अधिनियम में हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, इसके कारणों को जानेंगे, इसकी क्या मुख्य विशेषता रही, इसका मूल्यांकन करेंगे, फिर विद्वानों ने इस अधिनियम के विषय में क्या क्या कहा है उसको भी देखेंगे। तो तैयार है ना आप सब? चालू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि। साथियों, 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ने के लिए
आपको 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, उसे पढ़ना नितांत आवश्यक है, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। उसमें एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना प्रगतिशील रहा है यह अधिनियम भारतीयों के लिए। तो इसकी पृष्ठभूमि में 1919 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बना, जिसको हम कारण के रूप में समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए उत्तरदायी कारण, यानी कि वे सारी परिस्थितियां जो 1935 के भारत शासन अधिनियम को लाने हेतु उत्तरदायी रही, या वे सभी कारण जिनके कारण से ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। तो इसके कारण मुख्यतः जो हैं उनको हम बिंदुवार देखते हैं। नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भारतीयों का असंतोष। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय जनता पूरी तरह से असंतुष्ट रही। कांग्रेस ने इस अधिनियम को छलावा बताया और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया था, इससे कांग्रेस पार्टी काफी असंतुष्ट हो गई। वह इसका समय समय पर विरोध करती रही और काफी सारे विरोध प्रदर्शन इस अधिनियम के आने के बाद हुए। नंबर 2, असहयोग आंदोलन। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के आने के पश्चात कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण 1935 का अधिनियम लाना पड़ा। मसलन रोलेट एक्ट आया, जिसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने बड़ी बेरहमी से हजारों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें बच्चे, महिला, वृद्ध, पुरुष सभी शामिल थे। तो इसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा पड़ा। हालांकि यह इतिहास का विषय है, इसलिए हम केवल इसे टच करेंगे राजनीति की दृष्टि से। तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे भारतीयों में असंतोष पनपा और इसी असंतोष के दौरान महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, आगाज हुआ। तो गांधी जी ने जैसे ही इन हादसों को देखा, इन घटनाओं को देखा, तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। यही आंदोलन 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य कारण भी बना। नंबर 3, साइमन कमीशन रिपोर्ट। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान अनुसार 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने हेतु एक आयोग गठित किया जाना था, किंतु तात्कालिक परिस्थितियों के चलते 1927 में ही एक कमीशन गठित कर दिया गया। इस कमीशन का नाम भारतीय विधिक आयोग दिया। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की, जिसके कारण इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय दल था। इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 में ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी। इस 7 सदस्यीय दल में सभी गोरे थे, ब्रिटिश थे, श्वेत थे, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया।
मुंबई में जब साइमन कमीशन आया तो इसको काले झंडे दिखाए गए, जगह जगह पर स्थान स्थान पर विरोध प्रदर्शन किए गए और इसी कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज से मृत्यु हो गई। इसने अपनी रिपोर्ट दी जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का कारण बनी। नंबर 4, नेहरू रिपोर्ट। सन 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तब तात्कालिक भारत सचिव लॉर्ड बर्किन ने भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने पर उन्हें खुली चुनौती दी कि भारतीय इतने सभ्य नहीं है कि वे अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू को दी गई। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय कमेटी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, प्रारूप के रूप में तैयार किया, जिस पे आम सहमति नहीं बन पाई। आगे चल के यही नेहरू रिपोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक कारण बनी। नंबर 5, जिन्ना के सुझाव। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में नेहरू रिपोर्ट से सहमति न होने की स्थिति में 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव भी 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। नंबर 6, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के नेता थे, लॉर्ड इरविन तात्कालिक वायसराय थे। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया, जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी भी इस समझौते से संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि गांधी जी युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा पाए। नंबर 7, गोलमेज सम्मेलन। सन 1930 से 1932 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें भारत की ओर से महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भाग लिया। यह जो गोलमेज सम्मेलन थे वह तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में हुए और इरविन ने ही साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करने की बात कही थी। गोलमेज सम्मेलन में सभी परिस्थितियों पर आम सहमति बनाने का प्रयत्न किया गया और गोलमेज सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकल कर आया उसे ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र के रूप में जारी किया। श्वेत पत्र की जांच, उसके मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाई गई जिसे प्रवर समिति के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड लिनलिथगो ने की। लॉर्ड लिनलिथगो ने इसकी समीक्षा कर एक रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया। तो ये मुख्य कारण थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए। अब हम देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम की क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे भी हम बिंदुवार देखते हैं। नंबर 1, भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत को एक अखिल भारतीय संघ
बनाने की मंशा जाहिर की गई। इसके तहत अनिवार्य किया गया कि भारत में जो ब्रिटिश प्रांत है 11, वे 6 चीफ कमिश्नरी और जितने भी देसी रियासत हैं वे अपनी इच्छा अनुसार इस संघ में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटिश जो प्रांत थे 11 और 6 चीफ कमिश्नरी, इनका मिलना आवश्यक था। और जो जितने भी देसी रजवाड़े थे, जो देसी राजा नरेश थे, उनको यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे चाहे तो मिले और चाहे तो ना मिले। देसी राजा नरेश इसमें शामिल नहीं हुए। अतः 1935 का जो भारत शासन अधिनियम का सपना था कि भारत एक संघ बने, वह संघ नहीं बन सका। यह असफल रहा, फेल रहा। नंबर 2, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत। सन 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली 1919 में लागू की थी उसका अंत कर दिया गया। साइमन कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। तो प्रांतों से द्वैत शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। सन 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। इसके लिए एक कार्यपालिका और विधानमंडल का निर्माण किया गया, जो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। नंबर 4, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। यह बात बहुत याद रखने वाली है कि प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, किंतु केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। केंद्र में इसके लिए गवर्नर जनरल और मंत्रिमंडल के बीच में शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय था, उसको आरक्षित विषय दिए गए। आरक्षित विषय में रक्षा, विदेश, संचार, महत्वपूर्ण जो विभाग थे वह दिए गए। और हस्तांतरण विषय में स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कल्याण, ऐसे विषयों को रखा गया। और मंत्रिपरिषद को विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। नंबर 5, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसा हम देखते हैं आज कि आज संविधान द्वारा शक्तियों को विभाजित करने हेतु 3 सूचियां बनाई गई है। यह सूचियां भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई। केंद्रीय सूची, जिसे संघीय सूची कहा गया, प्रांतीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में 59 विषय 59 सब्जेक्ट रखे गए, जबकि राज्य सूची में स्टेट जो लिस्ट थी उसमें 54 सब्जेक्ट रखे गए और समवर्ती सूची में 36 टॉपिक रखे गए। जो केंद्रीय सूची थी, जो संघीय सूची थी, उसमें 59 विषयों में रक्षा, विदेश, वित्तीय, मुद्रा साख, यातायात, संचार विभाग, डाकटार, ये सभी संघीय सूची में रखे गए। राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम कल्याण, कारखाने आदि विषयों को रखा गया। जबकि समवर्ती सूची में दीवानी एवं फौजदारी विषय, विवाह, तलाक जैसे विषयों को रखा गया। संघीय सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, जबकि राज्य सूची, प्रांतीय सूची पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकती थी और समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय एवं प्रांतीय दोनों ही विधानमंडल, दोनों ही सरकार आवश्यकता अनुसार कानून बना सकती थी। किंतु दोनों में विरोधाभास होने की स्थिति में समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार था वह संघीय सूची को दिया गया, संघीय सूची में रखा गया। संघीय सरकार जो कानून बनाएगी वही लागू होगा और पूरे देश पर लागू भी समान रूप से होगा। और इन तीनों ही सूची के अतिरिक्त जो विषय शेष रह गए
उन विषयों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया अविशिष्ट शक्ति के रूप में। नंबर 6, केंद्रीय बैंक की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीय मुद्रा साख की व्यवस्था के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, यही केंद्रीय बैंक के रूप में 1935 में स्थापित किया गया। नंबर 7वां, संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। आपको याद होगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता में। अब यहाँ पर संघीय न्यायालय स्थापित किया गया दिल्ली में 1935 के अधिनियम द्वारा। यह अंतिम न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन इंग्लैंड में थी, उसमें अपील की जा सकती थी। संघीय न्यायालय की तर्ज पर ही आज हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय है। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश रखे गए। प्रिवी काउंसिल में इसके विरुद्ध सुनवाई की जा सकती थी, यानी कि यह अंतिम न्यायालय नहीं बनाया गया। नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च रहेगी, यानी कि भारत की जो केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाएगी उसके ऊपर ब्रिटिश संसद रहेगी। ब्रिटिश संसद को 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। नंबर नेक्स्ट, 8वां 9वां जो भी है पॉइंट आप देखिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार जारी रहा। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। 1919 में हमने देखा कि एंग्लो इंडियन, सिखों एवं अन्य यूरोपियों को पृथक निर्वाचन दिया गया। तो 1935 में जो दलित हरिजन लोग थे उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, उनके लिए चुनावों में आरक्षण किया गया। नंबर नेक्स्ट, बर्मा का पृथकीकरण। भारत शासन अधिनियम 1935 से बर्मा को एक पृथक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। साइमन कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट अनुसार बर्मा को एक पृथक राष्ट्र बना दिया गया। नंबर नेक्स्ट, नए राज्यों का गठन। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कई राज्य नए बनाए गए, जिनमें बम्बई से काटकर सिंध को एक नए प्रांत के रूप में निर्मित किया गया। वहीं बिहार से काटकर उड़ीसा को एक नया प्रांत घोषित किया गया। नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया गया। अब विधानमंडल गवर्नर जनरल वायसराय और निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, यानी कि जो विधान सभा और राज परिषद, इन तीनों को मिलाकर केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया। जब तक, जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो भी निम्न सदन और उच्च सदन जब विधेयक पारित करते हैं तो जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक कानून नहीं बनता है। यही व्यवस्था 1935 में स्थापित की गई। केंद्रीय विधानमंडल से जो प्रस्ताव पारित होगा वह कानून तभी बनेगा जबकि वायसराय उस पर हस्ताक्षर कर देगा। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल के निम्न सदन, जिसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, उसकी सदस्य संख्या 375 कर दी गई। 375 में से 250 का निर्वाचन होगा, जबकि 125 देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि राज्य परिषद जो कि उच्च सदन था, इसकी सदस्य संख्या 260 कर दी गई। इनमें से 156 प्रांतों द्वारा चुनकर आएंगे, 104 देशी नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होंगे। यह व्यवस्था वर्तमान में भी है। नंबर नेक्स्ट, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे, उनमें से 6 में विधानमंडल के 2 सदन किए गए। निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहा गया। ये 6 राज्य थे: बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और असम। इन 6 राज्यों में 2 सदन रखे गए, जबकि शेष में 5 में 1 सदनीय व्यवस्था रही। तो ये था मुख्य जो विशेषताएं थी वो इतनी ही भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलती है। साथ ही साथ मतदाताओं का विस्तार भी किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो अब तक 10% लोगों को मतदान करने का अधिकार था, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। नंबर नेक्स्ट, अधिनियम का आकार। यह अधिनियम बहुत बड़ा, लंबा था, जटिल था। इसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। काफी विस्तार से इसमें लिखा गया था और इसी के चलते भारत शासन अधिनियम 1935 की बहुत सारी बात, लगभग 2/3 हिस्सा वर्तमान भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ये सारी मुख्य बातें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम की। मूल्यांकन। 1935 के भारत शासन अधिनियम में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं। जहां पर भारतीयों को इसमें बहुत सारी सुविधा दी, इसका एक सकारात्मक पक्ष है। दूसरा, प्रांतीय स्तर पर स्वशासन स्थापित किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। हाँ, एक बात और कि इसके तहत राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया। एक राज्य में लोक सेवा आयोग होगा, या जो राज्य छोटे हैं उनको 2 राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, जो कि समय समय पर कर्मचारियों की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करेंगे। बहुत बड़ा था साथियों, इसलिए कुछ आगे पीछे जरूर मैं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन हाँ, पूरी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो देखा हमने कि इसका सकारात्मक पक्ष था कि इसके तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, भारतीयों के लिए काफी कुछ नया किया गया। वहीं नकारात्मक में देखें तो अखिल भारतीय संघ का जो सपना था वह टूट गया। अखिल भारतीय संघ भारत नहीं बन पाया। साथ ही साथ मुसलमान जो निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया था, वह भी इसका एक नकारात्मक पहलू है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम को लेकर किसने क्या कमेंट किए हैं, किसने क्या कहा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा कि यह दास्ता का घोषणा पत्र है। यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है और अनेकों ब्रेक लगाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री इटली, जो कि ब्रिटेन के बाद में प्रधानमंत्री हुए, राजनेता थे ये पहले, इटली ने ऐसे कहा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत की राजनीतिक प्रगति का कोई
पन्ना नहीं लिखा गया है। वहीं पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय में लिखा, यह बाहर से लोकतांत्रिक, अंदर से खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना के शब्दों में 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरी तरह से सड़ा गला हुआ है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो ये संपूर्ण बातें भारत शासन अधिनियम 1935 की मैंने आपको बता दी है। अब आप कॉपी पेन उठाकर मेरे प्रश्नों को नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, केंद्रीय विधान मंडल में निम्न सदन की सदस्य संख्या कितनी की गई? केंद्रीय विधान मंडल के निम्न सदन की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? नंबर 2, किस केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई? किस केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई? नंबर 3, संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नंबर 3, संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नंबर 4, कितने प्रतिशत मतदाताओं को मत देने का अधिकार दिया गया? कितने प्रतिशत मतदाताओं को मत देने का अधिकार दिया गया? नंबर 5, किसने कहा यह पूरी तरह से सड़ा गला अधिनियम है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना जितना मेरा दायित्व है उतना ही आपका कर्तव्य है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहें स्टडी विद विनोद गढ़वाल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय एंड नमस्कार। थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।